आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ साहित्य शास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। ठीक है, तो ये देखिए आप। वैसे ये प्रश्न जो है ये मैं करवा दी थी पिछले वीडियो में। ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस वीडियो में नहीं किए हैं तब इसको कर डालिएगा। ठीक है, ये सब हो चुका है प्रश्न। ठीक है, ये भी हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है पिछले वीडियो में, और इसका आंसर की भी आपको मिल चुका है। मुझे विश्वास है आप लोग इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो देखते हैं यहाँ से। अब पहला प्रश्न है, जैसे प्लेटो से पूर्व ग्रीक काव्य चिंतन में किस सिद्धांतों की उद्भावना नहीं हुई थी। तो प्लेटो के बारे में आपको पता ही होगा। प्लेटो यूनान का महान दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य था। उसने एथेंस में 388 ईसा पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना की तथा अंतिम समय तक उसी में अध्यापन करता रहा हो। अनेक देशों का भ्रमण करके उसने जो ज्ञान अर्जित किया उसी का उपयोग उसने अपने मौलिक विचारों के प्रतिपादन में किया था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, जिसने प्लेटो के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया। और प्लेटो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे दी रिपब्लिक, दी स्टेट्समैन, दी लाज। प्लेटो के साहित्यिक विचार उसके दार्शनिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों से प्रभावित था। ठीक है, अब जैसे साहित्य मिथ्या अनुकरण, प्लेटो का मत है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है, और इनका है अनुकरण है। अतः काव्य अनुकरण का अनुकरण है और मूल सत्य से दुगुना दूर है। अब प्लेटो का एक कथन और है कि कवि या चित्रकार वस्तुतः कृति नहीं अपितु अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है, अतः वह अमौलिक एवं अज्ञानी है। प्लेटो का कविता पर तीसरा आक्षेप यह है कि कविता अनुकृति है और किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। वह कविता और कला को समाज के लिए सर्वथा अनुपयोगी मानते हुए कवियों को चुनौती देते हुए कहता है कि वे सिद्ध करे कि कविता की समाज के लिए क्या उपयोगिता है। अपने समकालीन कवि होमर से वह पूछना चाहता है कि क्या उसकी कविता रोग मुक्त कर सकती है। ठीक है, तो ये इनके विचार हैं प्लेटो के। ठीक, तो अब हम देखते हैं प्रश्न पर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो ज़रूरी है उसको देखते हैं। अब है पहला प्रश्न है, प्लेटो से पूर्व ग्रीक काव्य चिंतन में किस सिद्धांतों की उद्भावना नहीं हुई थी। आप इसके बारे में अब देखेंगे, आप कब नहीं हुई थी ये आप बताएंगे। ठीक है, जैसे प्रेरणा का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, औचित्य का सिद्धांत, ये आप खुद बताएंगे। अब दूसरा है, प्लेटो से पूर्व काव्य रचना के संबंध में मान्यता थी। ठीक है, कौन सी मान्यता थी, कौन सी मान्यता थी आपको ये देखना। काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय होती है। कवि में स्वयं की कला निपुणता और शब्द चयन की क्षमता नहीं होती है। जिनकी आत्मा पवित्र और निर्दोष और निर्विकार होती है उन्हें ही दैवी शक्ति प्राप्त होती है। उपर्युक्त सभी ये आपको बताना है। तो अगर आपको आता रहेगा, आप प्लेटो के बारे में, प्लेटो से पूर्व काव्य रचना के संबंध में मान्यता थी, इस प्रश्न को आपने कहीं हल किया है या आपने देखा है, पढ़ा है, तो आप पट से यहाँ उपर्युक्त सभी पे टिक लगा देंगे। सब ये सही है इनकी। ठीक है, अब आगे, प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है ये आप देखिएगा। अगर मैं सब बता दूंगी तो आप दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ दिमाग लगाना है, तभी आपके प्रश्न तैयार होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे प्लेटो ने काव्य का विरोध किस आधार पर किया है। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है। और मैं इसको 15 पेपर में मैं देख चुकी हूँ इस प्रश्न को। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, ये है, यह कथन है प्लेटो का। होरेस, लोजाइनस, सुकरात का नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ऐसे तमाम ही प्रश्न हैं, वो आप पढ़िएगा और देखिएगा। ऐसे नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता वीडियो, आप लोग जो है वो तैयारी नहीं हो पाती अच्छे से। ठीक है, तो अब जैसे है, अरस्तु ने किस काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है। अनुकरणात्मक माना है। ठीक है, तो
तो ये आप देखिएगा अपने हिसाब से। अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत उद्घाटित हुआ। ये सब आप अपना पूरा दिमाग लगाइएगा पहले, अगर हो जाता है आपसे तो ठीक, नहीं होता तब भी आप तुक्का ही मारिएगा, नहीं आ रहा अगर तो लास्ट में आपको आंसर की मिल रही है आप उससे फिर मिलान करिएगा, ठीक है। अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है। संगीत कला, चित्रकला, रंजन कला, काष्ठ कला, किसके समतुल्य माना है। ठीक, तो मैं बता ही दे रही हूँ आपको, ये संगीत कला के समतुल्य माना है, ठीक है। अब जैसे है काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, यह कथन किसका है। ठीक, अब जैसे ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं, अब सारा पढ़ूंगी तो बिना मतलब का आपका समय बर्बाद होगा। अब ये प्रश्न है जैसे अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है पढ़ करके। अरस्तु के अनुसार काव्य हेतु है। कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये बताना है, ठीक है। यहाँ भी असत्य का प्रश्न आया है, त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसको आप जब पढ़ेंगे एकदम शांत भाव से आप हल कर ले जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। इधर क्रोचे के कई प्रश्न हैं। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है, उपर्युक्त कथन किसका है, ये आपको बताना है, ठीक है। कथन किसका है तो मैं वैसे पता होगा आप लोगों को, मैं बता भी दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, नाम नहीं लूँगी, ठीक। अब रिचर्ड्स की मान्यता है कि कविता का मूल्य, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया सर्वप्रथम रस का विस्तृत शास्त्रीय विवेचन किसने किया, दर रस से आ गया है। ये भी प्रश्न बराबर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, किस विद्वान का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ये आप देखिएगा। नई समीक्षा का जनक माना गया है। नई समीक्षा का जनक कौन माना गया है, I.A. रिचर्ड्स माने गए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ब्लैकमर ने काव्य भाषा का प्रधान गुण माना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके सामने, ये मिलेगा, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर हल करिए और सब प्रश्नों को एकदम रट डालिए, ठीक। अब जैसे प्रश्न है निम्नलिखित में से अपस्मार क्या है। अपस्मार क्या है, कभी कभी तो आपको हर जगह नहीं मिलते ऐसे प्रश्न, और जब पेपर देने बैठिए तो लगता है कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये जो मैं प्रश्न भी आपको दे रही हूँ आपको भी लगेगा कि ये प्रश्न कहाँ से है, किस बुक से है, ठीक। तो इधर है ना अपस्मार क्या है, यहाँ अपस्मार क्या है तो संचारी भाव का एक प्रकार है, संचारी भाव का एक प्रकार है। अब इधर है निम्नलिखित में कौन रसाचार्य नहीं है। केशव विश्वनाथ, नागार्जुन की मम्मट। फिर इधर देखिए, इधर भी रस के बारे में ही पूछा गया है। हिंदी काव्य साहित्य में रस के कितने अंग हैं। इधर है सुनत पथिक मुहमा निस चलत लुए अहिगाम, बिनु बूझे बिनु ही कहें जियत बिचारी बाम, ठीक है। तो ये देखना है आपको। अब इधर पूछा गया है अखिल भूचर आचर सब हरि मुख में लखि मातु, चकित भई गदगद बचन विकसित मुख पुलकात, ठीक। ऐसे तमाम प्रश्न हैं। कई बार ये भी देखो हर जगह आता, अभी तो मुकुट बधा था माथ हुए कल ही हल्दी के, हाथ खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, ठीक है।
ये कौन सा रस है इसमें, ये आपको बताना है। और ये पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा, लाइन पढ़ करके, ठीक है, कि कौन सा रस है। अब इधर है, दूल श्री रघुनाथ बने दुलही सी सुंदर मंदिर माही, गावती गारी सखी मिल सुंदर वेद गुआ जुर विप्र पढ़ाई। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बस एक ही है कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की तैयारी कर सकें। अब इधर है, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है। अब इधर अलंकार आ गया। ठीक, इधर देखो रामायण से, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दशमात, सो संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। अब रामायण पढ़े होंगे, पता है कहाँ की लाइन है, किस समय की है। ठीक है, अब इधर है, जैसे माला दीपक अलंकार है, इसमें क्या है ये आपको बताना है। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, क्या आता है शब्दालंकार के अंतर्गत, चित्र सार विनोक्ति आक्षेप, ये आप देखेंगे। ठीक है, क्या आता है आप बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। अब जैसे जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, आपको ये करना है। ठीक है, हमारे समझ से तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। अब आप बताइएगा कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, अब इधर देखिए है, आप लोग बराबर पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय हनुमान जी की, हमारे सारे विद्यार्थियों का कल्याण करिए, सभी सफलता हासिल करें। अब इधर है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, अब ये है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। चौपाई सभी लोग सुने होंगे और पढ़े भी हैं। ठीक, तो इसका बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। अब जैसे देखो, अमी हलाहल बिस भरे श्वेत श्याम रतनार, जियज मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार, इसमें कौन सा अलंकार है ये आप बताएंगे। अब कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन, प्रणाम तुम्हारी नाई, इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत ही मतलब आपको सभी नए प्रश्न यहाँ मिलेंगे, लेकिन बहुत उम्दा प्रश्न मिलेंगे। ये नहीं कि बार बार बहुत आसान नहीं है। ठीक है, और बहुत आसान पूछा भी नहीं जाता है। फिर ऐसे कठिन ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तब ये होता है कि कहाँ से पूछ लिया, इतना कठिन पूछ लिया। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए अलंकार है, अपयूनित अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। इधर है, संत हृदय नवनीत समाना, संत के बारे में कहा गया है। कहा कबिन पे कहा न आना, निज परताप द्रमय नवनीता, पर दुख द्रमय संत सुपनीता। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, 6 में भी हम लोग पढ़ते थे इसको 6 से। ठीक, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ये भी पता होगा सभी को। अब इधर बताना है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का संघटक तत्व नहीं है। अब ये छंद के प्रश्न आ गए। ठीक है, अब जैसे देखिए, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयउ जरि छारा, शंकर जी का है ये चौपाई। अब आप इसमें बताएंगे कौन सा संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है, कि रूपक अलंकार है। ठीक है, तो मैं बता दे रही हूँ, इसमें जो है अतिशयोक्त अलंकार है। अब जैसे देखो दिया गया है, गणों की सही संख्या है।
8 है कि 9 है कि 10 है कि 11 है। तो इसमें गणों की संख्या 8 है, ये सब नहीं है 9, 11, 10। ठीक है। अब देखिए जैसे अली इन लोचन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित्य प्रति रहे तउन प्यास बुझाए। ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, विप्सा, विशेषोक्ति की विषम, ये आप देखेंगे। और इसमें कौन सा अलंकार है? दूसरा प्रश्न देखिए, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना। तो पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा कौन सा अलंकार है। ठीक है। और यहाँ इसका दिया गया है, देखिए, विभावना, विषम, परिसंख्या, परिकरांकुर। ठीक है। अब जैसे है सुख संपत्ति सुमति ते सुमत पढ़े ते होय, ताई तजो जन कोय। ठीक, ये आप देखिएगा। अब इधर है, निम्नलिखित में से छंद शास्त्र का आदि आचार्य कौन है? आचार्य के बारे में यहाँ पूछा गया है। यहाँ से छंद के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो आज का प्रश्न रहा, और आज का प्रश्न आपको इधर देखिए, प्रश्न है छंद के प्रवाह को कहते हैं क्रम, गढ़, यति, गति, क्या कहते हैं? ये आपको देखना है। ठीक। अब ये है लास्ट प्रश्न है, जिन छंदों में पहले तीसरे तथा दूसरे चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों में समानता होती है उन्हें कहते हैं शम की, अर्धशम की, विषम की, उपयुक्त सभी। क्या कहते हैं? अब आप जानो भैया, मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो और आप सिलेक्शन लीजिए। और मेरे वीडियो से आपको 100% नहीं 101% आपको संतुष्टि मिले। जब एग्ज़ाम देने जाएं तो हमारे ही वीडियो से आपको प्रश्न मिले। ठीक है, मैं यही कहूँगी। और निम्नलिखित में से छंद का जीवन किसे कहा जाता है? गण, तुक, गति, यति, ये भी आपको देखना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और आपको पहले तो अपने आप से आप सब प्रश्न को हल करेंगे और बाद में आंसर की से मिलान करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, वीडियो की तैयारी करिए। ठीक है।